कि फल भी किस तरह सभी ओर लगे हुए हैं। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए लीफ माइनर का जन्म कहाँ से होता है, पत्तों के अंदर ये कैसे घुसता है और आपकी फसल को किस प्रकार से नुकसान। किसान भाई, आपको लगता होगा कि छोटा सा सफेद लाइन से क्या हो जाएगा। पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। लीफ माइनर इन रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। ये हमारा गिलकी का फसल है जो लगभग 80 से 90 दिनों का हो चुका है। इसकी पहली तोड़ाई हमने कर ली है और आप देख सकते हैं कि फल भी किस तरह सभी ओर लगे हुए हैं। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद का विशेष ध्यान रखना होता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सही समय पर मिट्टी चढ़ाना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, इसके पहले भाग में हमने तोरई की खेती के पहले चरण की पूरी जानकारी को कवर किया और हमने जाना कि तोरई की खेती के लिए किस प्रकार के मौसम, मिट्टी व लगाने की विधि क्या होती है। तोरई की खेती के पार्ट 1 में हमने काफ़ी डिटेल से जानकारी दी हुई है, तो उस वीडियो में अभी जाकर ज़रूर देखें। और आज हम इस वीडियो में यानी इसके दूसरे पार्ट में मिट्टी चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया और फसल के इस स्टेज में आने वाली रोग के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। रोगों के निदान और पौधों में आने से कैसे रोकना है, उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है सुशील भाई और स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। एक किसान की दृष्टि से वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती बाड़ी से संबंधित नई नई चीज़ें सीखते रहें। नेनुआ की खेती में बुआई के बाद मिट्टी चढ़ाने का सही समय पौधे के अंकुरण के लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधों की बेलें जब 1 से 1.5 फीट लंबी हो तब होती है। पौधों में मिट्टी चढ़ाने से पहले खेत की अच्छी तरह निंदाई गोड़ाई करने के बाद मेड़ की मिट्टी को फावड़े या पावर वीडर की मदद से भुरभुरा बना लें और उसी अवस्था में 5 से 7 दिनों तक धूप में खुला छोड़ दें ताकि मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया आदि खत्म हो जाए। उसके बाद पौधे में आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन यानी यूरिया, फास्फोरस यानी सुपर फास्फेट और पोटास का नियमित उपयोग करें और मिट्टी को 2 से 3 इंच गहराई तक चढ़ाएं। इन खादों के उपयोग से हमारी फसल को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व मिलता है। समय समय पर अपने कृषि मित्र से सुझाव लेकर फंगीसाइड व इंसेक्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर लीफ माइनर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। अभी ये शुरुआती दौर में है और अभी इसका रोकथाम नहीं किया गया तो पूरे फसल को ये कीड़ा एक झटके में बर्बाद कर सकता है। तो आइए आगे वीडियो में लीफ माइनर का पोस्टमार्टम करते हैं, यानी गहराई से जानते हैं कि ये लीफ माइनर का जन्म कहाँ से होता है, पत्तों के अंदर ये कैसे घुसता है और आपकी फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है, आपको अपने पौधों में आने से इसे कैसे रोकना है। और वीडियो के अंत में हम लीफ माइनर के रोकथाम के लिए जैविक उपायों को भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों यह जानते हैं कि ये लीफ माइनर होता क्या है। आप जो ये पत्तों में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें देख रहे हैं, इसे ही लीफ माइनर कहते हैं। यह कीड़ों के द्वारा बनाई गई एक सुरंग है। यह पत्तों के ऊपर व नीचे नहीं रहता, यह पत्तों के बीच में घुस के रहता है। लीफ माइनर का प्रकोप मुख्य रूप से गर्म और शुष्क मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यह कीट बसंत ऋतु के अंत से लेकर गर्मियों के दौरान सक्रिय रहता है और जब तापमान अधिक होता है और नमी कम रहता है। ये आता कहाँ से है और पत्तों के अंदर कैसे घुसता है। तो लीफ माइनर अपना जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा करता है। पहला अंडा, दूसरा सुंडी, तीसरा प्यूपा और चौथा वयस्क मक्खी। सबसे पहले एक काली व पीले रंग की मक्खी आती है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे देखना काफ़ी मुश्किल होता है। यह मक्खी उड़ते उड़ते आके पौधों के स्वस्थ पत्तियों को अपना टारगेट बनाता है। इस मक्खी के पीछे तरफ सुई जैसी नुकीली अंग होती है। यह मक्खी पत्तियों की ऊपरी परत पर बैठकर उसके नुकीले अंग को चुभाती है और पत्तों के अंदर अपने बारीक अंडों को देती है। एक मादा मक्खी अपने जीवन काल में लगभग 200 से 300 अंडे देती है। अंडे देने के 4 या 5 दिन बाद बहुत ही छोटे बिना पैरों वाली पीले रंग की सुंडी बाहर निकलती है, जिसे लार्वा कहते हैं। यह लार्वा अंडों से निकलते ही पत्तियों के बीच के परत में रहकर हरे पदार्थों को, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसे खाना चालू करती है। क्लोरोफिल से ही पौधे सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाता है। यह कीड़े जैसे जैसे क्लोरोफिल को खाते आगे बढ़ते हैं, पत्तियों के बीच सफ़ेद सुरंग बन जाती है। इसलिए आपको पत्तियों के अंदर टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई देती है। यह सुंडी पत्तियों के बीच के परत में रहती है, इसलिए इसे बाहर से आने वाली दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंडी लगभग 1 सप्ताह तक पत्तों में रहने के बाद अपने तीसरे चरण में पहुंचती है, जिसे प्यूपा कहते हैं।
प्यूपा पत्तियों को काटकर बाहर निकलती है और जमीन पर गिर जाती है और मिट्टी के अंदर जाकर अपनी सुरक्षा के लिए कठोर आवरण बनाकर सो जाता है। कुछ दिन बाद उसी कठोर आवरण को तोड़कर एक वयस्क मक्खी बाहर निकलती है और उड़ उड़कर हरे व ताजा व कोमल पत्तियों में अंडे देने का काम करती है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। किसान भाई, आपको लगता होगा कि छोटा सा सफ़ेद लाइन से क्या हो जाएगा, लेकिन ये सफ़ेद लाइन ही पौधों के ग्रोथ को रोकने की अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब कीड़े पत्तों के क्लोरोफिल को खा जाते हैं तब पत्तियां अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि पत्तियों के मार्ग से ही पौधों की जड़ों तक भोजन पहुंचता है। इससे पौधों का ग्रोथ रुक जाता है, पौधों के फूल व फल झड़ जाते हैं। यह रोग टमाटर, लौकी, खीरा, आलू, मटर, तोरई, नेनुआ आदि फसलों में ज़्यादा देखने को मिलता है। लीफ माइनर को अपने फसल में आने से कैसे रोकें? पहला, स्टिकी ट्रैप। यह पीले नीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। लीफ माइनर इन रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। स्टिकी ट्रैप में चिपक कर वही मर जाता है। दूसरा, नीम का तेल। नीम के तेल के सही इस्तेमाल करें। इसके स्प्रे से मक्खी भ्रमित हो जाते हैं और पत्तियों में अपना अंडा नहीं दे पाते। लीफ माइनर में यह काफ़ी कारगर साबित होता है। तीसरा, खेत के किनारे के पत्तों को हटा दें। सबसे पहले लीफ माइनर का प्रकोप खेतों के किनारे के पत्तियों में देखने को मिलता है। उन पत्तियों के पौधों को हटाकर जला दें या जमीन के अंदर गाड़ दें। चौथा, गर्मी में ही खेत की गहरी जोताई कर लें। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जोताई करके खुला छोड़ दें, ताकि मिट्टी के अंदर जो प्यूपा सो रहा होता है वह मर जाता है।